हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 इससे पिछले एक्सरसाइज में हमने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और सीवी को देख लिया था। इससे पहले आपने वो एक्सरसाइज देखनी है। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 को। ये मिस्टेक है। इसमें हमने सिंपली जो हमने पहले पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन देखनी है, तो कुछ नया सीखने को नहीं, बस आपने उसको अप्लाई करना है। तो ये तो मैं जल्दी जल्दी कराता जाऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो आपके पास ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास 2 प्लांट्स हैं, यानी प्लांट्स का मतलब है फैक्ट्रीज़, आप एक किस्म का समझ सकते हैं। उसके अंदर आपके पास ए प्लांट है और बी प्लांट है। ए प्लांट के अंदर आपके पास जैसे फ़िल्ट्रेशन प्लांट होता है, आपके पास 5000 वर्कर्स हैं, इसके अंदर आपके पास 6000 वर्कर्स हैं। वेजेस का मतलब है तनख्वाहें। एवरेज यानी मीन जो उनको तनख्वाहें मिलती हैं, ए वर्कर्स को वो है ₹2500 और बी वर्कर्स का एवरेज भी सेम है, दैट इज़ ऑल्सो बी प्लांट का एवरेज भी सेम, दैट इज़ ऑल्सो 2500 जो वर्कर्स को एक्चुअल तनख्वाह मिलती है। वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, यानी अगर आप लोग वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करें हैं इधर और इधर, यानी उसके अंदर वेरिएंस कितना है, यानी वेरिएंस आपको पता ही है क्या है। तो किसी को आप ₹1000 देते हैं, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 25000, किसी को 50000, किसी को 60000। तो वेरिएशन को हम लोग यहाँ मेजर कर रहे हैं, तो वेरिएंस इसका 81 है, इसका 100 है। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास दो चीज़ों को हम कंपेयर करें, तो आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस, इनमें से दो भी जो मर्ज़ी आप यूज़ करें, दोनों से आप पता तो एक ही चीज़ चलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास यूनिट्स को करने के लिए स्क्वायर रूट है उसके पास। आपने ये देखना है कि क्या उन दोनों का मीन सेम है या नहीं। अगर तो उन दोनों का मीन सेम है, तो फिर आप डायरेक्टली वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से बता देंगे। लेकिन अगर उन दोनों का मीन सेम नहीं है, तो फिर आप लोगों को रिलेटिवली निकालना पड़ेगा, आपको सीवी निकालनी पड़ेगी, यानी अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय योर मीन। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मीन सेम है, इसलिए हमें सीवी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली वेरिएंस बता सकते हैं। हमारे पास बी प्लांट मोर वेरिएबल है, बी इज़ मोर वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास मीन सेम है। एक ही स्केल है, तो उसके ऊपर हमारे पास वेरिएंस एक ही स्केल के मुताबिक होगी, तो हम ईज़िली बता सकते हैं जिसका वेरिएंस ज़्यादा वो ज़्यादा आपका वेरिएबल है। आप साथ लिखेंगे कि बिकॉज़ द मीन इज़ सेम वी डोंट नीड टू कैलकुलेट सीवी। अगर मीन सेम ना होता, फिर आपको सीवी निकालनी पड़ती और फिर जाकर आप लोग जो है अब बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको 2 डाटा सेट्स हैं कस्टमर्स के हवाले से। कहते हैं कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स निकालना आपको आते ही हैं, एंड कंस्ट्रक्ट बॉक्स प्लॉट्स, ये भी आपको पता है। वो कहते हैं दोनों ब्लॉक, इसके बॉक्स प्लॉट बनाएँ और इसका बॉक्स प्लॉट बनाएँ, इन दोनों को आप बनाएँ और कंपेयर करें कंसिस्टेंसी ऑफ कस्टमर सैटिस्फैक्शन बिटवीन द 2 टीम्स। अच्छा, ये जो है ये आपके पास अ, स्कोर्स हैं कस्टमर सैटिस्फैक्शन के, यानी आपके पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर कस्टमर्स ने बताया है कि हम कितने सैटिस्फाइड हैं काम से। जितना ज़्यादा स्कोर होगा ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा वो सैटिस्फाइड होंगे। आई थिंक ये टोटल 100 तक जाता है। तो वो कहते हैं आप बॉक्स प्लॉट से ये बताएँ, ये बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट से ये बताएँ कि कंसिस्टेंसी कितनी क्या है, कंसिस्टेंसी कितनी है कस्टमर सैटिस्फैक्शन की दोनों टीम्स के दरमियान, यानी कि कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि कितने ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो सैटिस्फाइड हैं। ओके, कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि मतलब कितने ज़्यादा आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो सैटिस्फाइड हैं, या एक ही जो सैटिस्फैक्शन है वो कितने कस्टमर्स की है। यानी कि अगर आपके पास, इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब आईक्यूआर किसका ज़्यादा है, आईक्यूआर यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या रेंज किसकी ज़्यादा है। कंसिस्टेंसी का बुनियादी मतलब ये है कि आपके पास डाटा ज़्यादा वेरिएबल ना हो, वेरिएबल का उल्टा है, ज़्यादा आपके पास जुड़ा-जुड़ा हो। अब यहाँ पर ऐसी ऐसी सूरत हाल में अ रेंज के बजाय अगर आप आईक्यूआर यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या आपके पास जो बॉक्स है उसका प्लॉट के अंदर जो बॉक्स है उसको देखें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज एक्सट्रीम्स को, जैसे हमने पहले भी देखा था, ये इसको इग्नोर कर देती है। तो बाहर के जो बहुत एक्सट्रीम है इनको छोड़ देगी, आपको मिडल 50% पर फोकस करेगी। जिसका आईक्यूआर ज़्यादा होगा इसका मतलब वो ज़्यादा लेस कंसिस्टेंट है या ज़्यादा वेरिएबल है। सप्लाई चेन रिलायबिलिटी, अगेन इसके अंदर कुछ 2 डाटा सेट्स हैं, वो कहते हैं एनालाइज़ द लीड टाइम्स फॉर अ क्रिटिकल कंपोनेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट सप्लायर्स। तो यहाँ पर आई थिंक वो कहना चाह रहे हैं कैलकुलेट द रेंज ऑफ लीड टाइम्स एंड एक्सप्लेन हाउ दिस मेजर्स कैन इम्पैक्ट सप्लाई चेन रिलायबिलिटी। वो यही यही कहना है कि दो आपके पास डाटा सेट्स हैं जिनके अंदर सप्लाई चेन आपको बताई जा रही है कि सप्लायर ए जो है अ, वो आपके पास उसकी सप्लाई चेन की रिलायबिलिटी कितनी है, यानी उसके ऊपर कितना रिलाय किया जाता है उसकी सप्लाई चेन पे कि वो जल्दी आपको चीज़ें पहुँचा देगा इन दोनों सप्लायर्स के दरमियान। तो कहना है कि दोनों को जो टाइम लगता है, इसको 4 मिनट लगते हैं, फिर 5 मिनट्स, फिर 6 मिनट्स, इन दोनों की आप लोग रेंज निकालें कि आम इनका जो मतलब ओवरऑल ये कितने वेरिएबल हैं। तो जो जितना ज़्यादा आपके पास लेस वेरिएबल होगा वो आपका ज़्यादा रिलायबल होगा। कभी एक है वो 1 मिनट में पहुँच जाता है, कभी 10 मिनट में, कभी 50 मिनट में, तो वो बहुत कम रिलायबल है। लेकिन एक है वो हमेशा 5 मिनट में पहुँचाता है, आपको पता होगा ये इतने टाइम में पहुँचाएगा। तो आप इन दोनों की रिलायबिलिटी निकालें
और फिर इस तरीके से आप लोग ये भी बताएंगे कैसे आपके पास जो चीज़ ज़्यादा रिलायबल है, जो सप्लाई चेन ज़्यादा रिलायबल है, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एनीवेज़ वो कहते हैं अ, उसके बाद आपके पास अगेन ये 2 डाटा सेट्स हैं। रेंज ऑफ ये अब जीडीपी ग्रोथ रेट्स हैं, दोनों कंट्रीज़ के लिए, कभी इतनी है, कभी इतनी है। फिर अगेन आपने रिलायबिलिटी निकालनी है, वेरिएबिलिटी निकालनी है, यानी डिस्पर्शन निकालनी है। अगेन ये भी आप लोग रेंज से निकाल सकते हैं ईज़िली, यानी इन दोनों की रेंज निकालनी, जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगी। अगेन फिर उसके बाद आपके पास ये डाटा सेट है, ये ग्रुप डाटा है। मीन निकालने इसका ग्रुप डाटा का मीन निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यानी आप यहाँ पर निकालेंगे अपना एक्स जो कि होगा इनके मिड पॉइंट्स यानी इनके एवरेज। उस एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ, आप निकालेंगे अपने एफ एक्स, फिर उन तमाम एफ एक्स को आप ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के तमाम सम के साथ, आपका मीन निकल आएगा। कि क्यों निकलेगा मैंने पिछले में डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोग कैसे निकालेंगे, ये भी आप, इसका भी आप लोगों के पास फॉर्मूला मौजूद है। मैंने देखा था हम लोगों ने क्या करना है कि आपने करना है, मतलब अगर इसमें लिखूँ समेशन एन, समेशन आई इज इक्वल टू 1 एन, यानी आई इज इक्वल टू 1 से आप शुरू करें एन से, लेकिन यहाँ पर अपने एफ ऑफ आई लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स ऑफ आई माइनस मीन से। यानी आपने अपने हर मिड पॉइंट को अपने मीन से माइनस करते जाना है और उसको मल्टीप्लाई करते जाना है अपनी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर सब कुछ ऐड करके आपने उसका एवरेज ले लेना है, डिवाइडेड बाय एन कर देना है। ये भी आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास डाटा सेट है। स्टैंडर्ड डिविएशन और कोशेंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस आपने निकालना है, ये भी आप निकाल पाएंगे। फिर अगेन ये आपके पास कुछ डाटा सेट है, इसके अंदर आपको कहते हैं कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम एंड द रेंज ऑफ वॉल्यूम। अगेन ये आपको कुछ वॉल्यूम्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहले आपको कहते हैं इसका मीन वॉल्यूम निकालें। मीन वॉल्यूम निकालने का भी फॉर्मूला मौजूद है। रेंज ऑफ वॉल्यूम्स, यानी आपके पास वॉल्यूम की रेंज कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें निकालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाले सवाल को मैं सॉल्व कर दूँ, तो हम लोग सबसे पहले अपने एक्स निकालेंगे, यानी अपने मिड पॉइंट्स, यहाँ वो वैल्यूज़ जो हम एस्टिमेट करते हैं, हमें एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पता, हम कहते हैं चलो इसके एवरेज के दरमियान होंगी। 490 माइनस 495 माइनस 5 इज़ दी मिड पॉइंट फॉर फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास के लिए 496 प्लस 500 आंसर डिवाइडेड बाई 2 498। अच्छा पहला वाला मैंने पता नहीं क्या किया है, हमें करना है 490 प्लस 495 आंसर डिवाइडेड बाई 2, हमें इन दोनों के एवरेज लेना है। दिस इज 492.5, पहले मैंने शायद उनको माइनस कर दिया। अगेन 501 प्लस 505 और आंसर को हमने डिवाइडेड बाई 2 कर देना है 503। 506 प्लस 510 आंसर डिवाइडेड बाई 2 508। 511 प्लस 515 आंसर डिवाइडेड बाई 2 513। 516 plus 520 answer divided by 2, that is 518 also। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारे पास x। अब हम लोगों ने निकालने हैं f ऑफ x, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करते जाना है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये हमारे पास हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो अनग्रुप डाटा में अगर हम लोगों ने मीन के लिए तो अपनी तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना था, अनग्रुप डाटा में ये वाली वैल्यू आपके पास 6 मरतबा आती है, तो इसको आपने 6 मरतबा ऐड करना है या इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। एनीवेज 6 मल्टीप्लाई बाय 492.5 492.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 20955 2955। उसके बाद इस तरीके से हमें इन सबको करते जाना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद अब आप लोगों ने करना है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इन सब को अपने ऐडअप कर देना है, यानी ये आपके पास तमाम वैल्यूज़ जो ऐडअप हो रही हैं एक किस्म का वो है। ओके तो हम करेंगे 2955 प्लस 5976 प्लस 9054 प्लस 4064 प्लस 2052 प्लस 1036 25137 समेशन ऑफ एफ, यानी आपको टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी, राइट। हमने मीन में एंड में जाकर उसे डिवाइड करना होता है, अनग्रुप डाटा में भी ग्रुप में भी। दिस इज 50, तो उन्होंने पहले भी कहा था 50 बॉटल्स हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 25137, यानी आपने तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दी है अपनी जो एस्टिमेटेड है उनका सम, वही हम करते हैं मीन में, डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ थी, तो ये हमारा आ जाता है मीन 25137 डिवाइडेड बाय 50 502.74। रेंज निकालने का सबसे इजी तरीका ये है कि अपनी लोअर क्लास बाउंड्री लें
अपने सबसे फर्स्ट क्लास बाउंड्री की लोअर और लास्ट की अपर, यानी इधर से इधर तक अपनी रेंज निकाल लें। कभी-कभी इन दोनों के मिड पॉइंट से दरमियान भी निकाल जाता है, लेकिन ये आई थिंक ये वाला सबसे बेस्ट है। तो 520 माइनस 490 ये आपके पास हो जाएगा 30। सो इसकी रेंज है आपके पास 30। एनीवेज के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू। जैसे एक चीज़ रेंज जो है एक तो सेंस में निकाल जाते थे, लेकिन जो असल तरीका है, ये मैंने अभी मिस्टेक कर दी, जिसके अंदर आपके पास इस तरह की क्लास बाउंड्रीज हों कि एंड वाली जो है 495, अगली वाली इससे एक एक्स्ट्रा हो। असली यही तरीका है। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें 490 से 495 तक है, फिर दोबारा 495 से शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर आपने पहली वाली के अंदर 495 इंक्लूड नहीं करना होता, हालांकि लिखा होता है, और दूसरी वाले में करना होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, 495 तक करना जाना है। फिर आपने अगले में 496 से शुरू कर दिया, फिर 500, फिर 501 से। इस तरह के अंदर जब आप रेंज निकालेंगे तो आप एक्चुअली में क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करेंगे। क्लास बाउंड्री निकालनी आपको आती होंगी। आपने छोटी वाली में से 0.5 को माइनस करना है, तो ये बन जाता है 489.5 और ये बन जाता है 520.5। इसके अंदर आपने 0.5 ऐड करना है, इसमें से 0.5 माइनस करना है। तो अपनी क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, उन दोनों के दरमियान आप माइनस करें, तो उससे आप रेंज निकालें, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो उस तरीके से आपको 31 आ जाएगी, इससे आपके पास 30 आई है। बट एनीवेज़ इन दोनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास इस तरह का सेटअप हो कि आप 490 से 495 तक जा रहे हैं और फिर 496 से शुरू करें, एक जंप मार के शुरू करें, तो फिर आप लोग अपनी बाउंड्रीज़ पे जाएँ। अगर तो आपके पास ऐसे नहीं है, 490 से 495 था, दोबारा 495 से शुरू होता है, तो फिर तो बाउंड्रीज़ निकालना पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि फिर वो ओवरलैप कर जाएँगी। तो उसके अंदर आप लोग इसी तरीके से रेंज निकाल लेते हैं।